नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसा कि जानते हैं कि आज की जो वीडियो है आज पॉलिटी की वीडियो है और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की वीडियो अपलोड करता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी पर हम चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण इसके जो तथ्य हैं उसी पर हम बात करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, तो यह जो आपका डीपीएसपी होता है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है, वह राज्य को दिए गए निर्देश होते हैं। यानी डीपीएसपी क्या होता है दोस्तों, वह राज्य को दिया गया निर्देश है कि राज्य जब अपनी विधि बनाएगा तो इस निर्देश का पालन करेगा। तो यह राज्य के लिए दिया गया है, न कि नागरिकों के लिए है। और इसका जो वर्णन है दोस्तों, आपका संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। जैसा कि जानते हैं कि जो संविधान का भाग 4 है वह आपका डीपीएसपी है और इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। और दोस्तों, जो आपका डीपीएसपी है यह आयरलैंड के संविधान से इसका प्रावधान लिया गया है हमारे देश में, यानी आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। और आप देखेंगे कि विश्व में मात्र दो ही ऐसे देश हैं जिसमें आपका डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत और आयरलैंड में आपके नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य उसका होता है कि राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना, नहीं यानी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना, इसका उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। दोस्तों, प्रश्न हमेशा पूछा गया है कि जो आपका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी कल्याणकारी राज्य बनाना और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। यह इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। जबकि यह जो डीपीएसपी होता है दोस्तों, यह न्यायालय में परिवर्तनीय यानी न्यायोचित नहीं होता है। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह जो आपका डीपीएसपी होगा वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी न्यायोचित नहीं होगा। जबकि आप देखेंगे कि जब बीएन राव थे तो बीएन राव ने संविधान सभा में जब व्यक्तियों के अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें कहा था कि व्यक्तियों को दो प्रकार के अधिकार होने चाहिए, एक न्यायोचित होना चाहिए और एक गैर न्यायोचित होना चाहिए। और जो न्यायोचित हमारा है वो आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है, जो आपका संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो फंडामेंटल राइट आपका न्यायोचित हो जाता है, जबकि गैर न्यायोचित आपका डीपीएसपी हो जाता है। और राज्य जब भी कोई विधि निर्माण करेगा दोस्तों तो वह डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। यह बात कहा गया है कि जो राज्य जब भी आपका कोई विधि का निर्माण करेगा तो वह डीपीएसपी को यानी नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर विधि का निर्माण करेगा। और दोस्तों, इसमें कुछ कथन होते हैं जो हमेशा आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो 3-4 आपके महत्वपूर्ण कथन हैं, इसको आप याद रखेंगे। जैसे ग्रीनविन ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान का आत्मा बोला है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने आप डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बोला है, तो वह होगा आपका ग्रीनविन ऑस्टिन। ग्रीनविन ऑस्टिन संविधान की आत्मा बोला है डीपीएसपी को। जबकि केटी शाह ने बोला है दोस्तों कि नीति निर्देशक एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान करता है। नीति निर्देशक, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो डीपीएसपी है वह न्यायोचित नहीं है, तो राज्य जब चाहेगा तब भी उसका वो लागू कर सकता है।
तो इसी पर आपके KT शाह ने बोला कि नीति निर्देशक ऐसा तत्व है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान करता है। जबकि KC वीयर ने दोस्तों DPSP को धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है। दोस्तों KC वीयर ने DPSP को बोला कि यह एक धार्मिक उपदेश है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तो धार्मिक उपदेश वैसे ही होते हैं, तो इसको धार्मिक उपदेश बोल दिया। जबकि TT कृष्णमाचारी ने बोला कि DPSP को भावनाओं का कूड़ा घर बोल दिया। दोस्तों TT कृष्णमाचारी ने बोला कि जो DPSP है वो भावनाओं का कूड़ा घर है। तो यह 4 आपके महत्वपूर्ण आपके कथन हैं, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो आपका DPSP है दोस्तों, इसको 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। और जो 3 चरण आपके होते हैं, एक होता है समाजवादी सिद्धांत, एक होता है उदारवादी सिद्धांत और एक होता है गांधीवादी सिद्धांत। और समाजवादी सिद्धांत में आपके जो अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, वो 38, 39, 42। 38 में A से लेकर E तक, 39 में आपका 39A आता है और 42 और 43A आता है। तो ये आपके समाजवादी सिद्धांत में आ जाते हैं। जबकि उदारवादी में आपका 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 यह आपके उदारवादी के तहत आ सकते हैं। जबकि गांधीवादी सिद्धांत में दोस्तों 40, 43, 43B, 46, 47, 48 यह आपके गांधीवादी सिद्धांत हो सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कौन आपका उदारवादी और आपका कौन सा समाजवादी सिद्धांत के अंदर। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। जबकि अगला आपका पॉइंट है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों संशोधन के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे आपके DPSP जोड़े गए। तो कब कब जोड़े गए और कौन जोड़े गए उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, इसी के तहत आपका 39A जोड़ा गया। और 39A में आपका समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। दोस्तों यदि आपके पास कोई वकील करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसके लिए आपकी व्यवस्था है कि आपको समान एवं निःशुल्क आपको विधिक सहायता मिल सकती है। और 39F जोड़ा गया जिसको 39C भी कहा जाता है। और 43A जोड़ा गया जिसमें कर्मकारों की सहभागिता से संबंधित बात कही गई। और आपका 48A जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण इसमें आता है। तो यह आपके चारों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों इसी के तहत आपका जो अनुच्छेद 45 है उसको अनुच्छेद 21A में स्थापित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21A है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और 45 भी आपका शिक्षा ही से संबंधित था, लेकिन वह आपके DPSP था। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको स्थानांतरित किया गया, इसको स्थापित किया गया मौलिक अधिकार के रूप में और एक अनुच्छेद दिया गया आपका 21A। जबकि 97वां संविधान संशोधन 2011 जिसमें सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन, नियमन, नियोजन से संबंधित एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 43B। दोस्तों 43B में सहकारी समितियों के गठन से संबंधित आपका प्रावधान किया गया है। इसका प्रबंधन किस तरह होगा, इसका नियमन किस तरह होगा, नियोजन किस तरह होगा, तो यह एक अनुच्छेद जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 में। जबकि आपके कुछ महत्वपूर्ण जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं दोस्तों, जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व हैं और आपको हमेशा इसको याद रखना है दोस्तों। जैसे आपका 39A है, तो दोस्तों अनुच्छेद 39A होता है जो वह कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य के प्रत्येक स्त्री या पुरुष के लिए समान रूप से जीविका उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। दोस्तों 39A कहता है
कि राज्य क्या करेगा, प्रत्येक स्त्री या पुरुष कोई भी हो समान रूप से जीविका उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। तो दोस्तों समान रूप से माने यदि आप पुरुष हैं या महिला हैं तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और सबको समान रूप से जीविका उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। जबकि 39 आता है कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों समान एवं निःशुल्क जो विधिक सहायता है तो इसके लिए आप रिट भी जारी करा सकते हैं यदि आपको उपलब्ध नहीं होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसमें राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे नागरिकों को जिनके पास संसाधन का अभाव है उन्हें वकील मुहैया कराए। दोस्तों यदि आपके पास कोई केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराने के लिए पैसे नहीं है तो आप अनुच्छेद 39A के तहत एक आपको राज्य एक वकील मुहैया करा देगी जो आपका वो क्या होगा, निःशुल्क होगा। यदि नहीं करती है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और रिट जारी करवा सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 39D कहता है दोस्तों कि समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों 39D यह कहता है कि यदि पुरुष हो या महिला हो यदि एक समान पद पे कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो 39D आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। जबकि आपका अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों के गठनों की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों इस लक्ष्य की पूर्ति आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इस लक्ष्य की पूर्ति की गई जिसके तहत आपके ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और इसमें इस लक्ष्य की पूर्ति की गई यानी अनुच्छेद 40 का लक्ष्य पूरा किया गया। जबकि 41वां आपका अनुच्छेद कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार शिक्षा और जीविका प्राप्त कर सके। दोस्तों 41वां जो अनुच्छेद है यह कहता है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि जो भारत में जो व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अपनी योग्यता और शिक्षा के अनुसार अपनी जीविका प्राप्त कर सकेगा। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि मनरेगा होता है जिसमें 100 दिन की आपकी गारंटी मिलती है रोजगार देने की। तो इसी के तहत आपका मनरेगा आता है और 41 ये कहता है कि अपनी योग्यता और शिक्षा के अनुसार अपना जीविका प्राप्त कर सकेंगे। जबकि आपका 42वां जो अनुच्छेद है दोस्तों 42वें अनुच्छेद के अनुसार स्त्रियों को प्रसूति सहायता प्राप्त करने की बात की गई है कि जो स्त्रियों की जो प्रसूति होती है उसमें कुछ राज्य गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे मातृत्व सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है। इसी के तहत महिलाओं को आपको कुछ धनराशि मिलती है और इसके लिए यह योजना चलाई जाती है। जबकि 43वां अनुच्छेद कहता है कि मजदूरों को उचित वेतन मिलना चाहिए। दोस्तों मजदूरों के लिए उचित जो वेतन है यह निर्धारित किया जाता है और काम के घंटे निश्चित होने चाहिए। दोस्तों यह नहीं कि कोई मजदूर है तो उसका आप दिन भर काम कराइए रात भर काम कराइए, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि काम के घंटे आपके निश्चित किए गए हैं। आप किसी भी मजदूर से 8 घंटे ही कार्य करा सकते हैं। और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन की बात कहता है अनुच्छेद 43। जबकि 43A कहता है कि औद्योगिक संस्थानों के प्रवर्धन में कर्मचारियों की भागीदारी। दोस्तों 43A कहता है कि जो औद्योगिक संस्थान है उसके जो प्रबंधन में हिस्सेदारी होनी चाहिए आपके कर्मचारियों की। और आपका जो अनुच्छेद 44 है वह समान नागरिक संहिता की बात करता है। दोस्तों कहता है कि जो अलग अलग आपके धर्मों के लोग हैं उनके लिए अलग अलग कानून है तो वह नहीं होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए समान आपके नागरिक संहिता होनी चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि सबसे पहले यह नियम आपका गोवा में लागू हुआ है समान नागरिक संहिता। तो आप इसको याद रखेंगे अनुच्छेद 44, यह कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बच्चे को जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष का है के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करने का प्रबंध करे। दोस्तों अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
होनी चाहिए, मानी उसके लिए सरकार प्रयत्न करेगा दोस्तों। लेकिन बाद में क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया संविधान में, और उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 51 क में एक आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें माता पिता के लिए बताया गया कि आपका यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षा प्रोवाइड कराएं, और इसमें यह आपका जोड़ा गया। जबकि आपका अगला जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 47 है। 47 कहता है कि स्वस्थ और पोषाहार स्तर को सुधारना तथा मादक द्रव्यों एवं हानिकारक पदार्थों का सेवन रोकना। दोस्तों अनुच्छेद 47 कहता है कि आपका जो स्वस्थ और पोषाहार है इसमें सुधार करना, इसमें बढ़ोतरी करना, और मादक द्रव्यों एवं हानिकारक पदार्थों को रोकना, ये आपका 47 है। जबकि 48 कहता है कि राज्य पशुओं के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 48 के अंतर्गत यह जो राज्य का कर्तव्य है कि जो आपके राज्य में पशु हैं उनका संवर्धन और संरक्षण करेगा, और जो दुधारू पशु हैं दोस्तों उनके वध पर रोक लगाएगा। तो अनुच्छेद 48 ये हो जाता है। जबकि 48A जिसको संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की सुरक्षा एवं संवर्धन करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि 50 क्या कहता है दोस्तों, 50 ये है कि आपका जो क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका है इसको पृथक करने का प्रयत्न किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र होनी चाहिए, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को यहाँ पे पृथक करने की बात कही गई है। जबकि 51वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, ये कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वैश्विक शांति अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दोस्तों राज्य का कर्तव्य होगा कि जो विश्व में शांति बनाए रखे, ऐसी कोई बात न करे जिससे अशांति फैले, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिले। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उसमें आपको बढ़ावा देने की बात करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों DPSP में इससे अधिक कुछ नहीं आता है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें जो भी DPSP का प्रश्न बनेगा इसी से बनेगा, और पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।